स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दिल्ली की इस वक्त कड़ी सर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे होंगे, हम सब लोगों की तरह। और आ, मुझे आपकी फिक्र थोड़ी कम है। मुझे आजकल फिक्र अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा है। उसकी वजह यह है, नरेंद्र मोदी अपने शत्रुओं से इतने परेशान नहीं है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से इतने परेशान नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा परेशान एक व्यक्ति ने कर रखा है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी उन्हें अपना मित्र, प्रिय मित्र कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि हाथ धोकर मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो लगातार एक के बाद एक इस तरह के वक्तव्य देते जा रहे हैं, इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगता है। और चूंकि उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, तो भारत की प्रतिष्ठा को उसे धक्का लगता है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी प्रतिष्ठा और भारत की प्रतिष्ठा को अलग अलग तो किया नहीं जा सकता। जब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, तब फिर हम लोग नए सिरे से, नए तरीके से सोचेंगे इस मुद्दे के बारे में कि भारत की प्रतिष्ठा को कैसे परिभाषित किया जाए। लेकिन अभी तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार 2-3 दिन के भीतर भीतर वो ऐसे कई वक्तव्य दे चुके हैं जो मोदी जी की प्रतिष्ठा के लिए और प्रकारांतर से भारत की प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानिकारक है। भाई, एक बार उन्होंने कहा कि मोदी जानते हैं कि मुझे खुश करना बहुत जरूरी है, अगर खुश नहीं हुआ तो फिर मैं और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा, और इसीलिए वो रूस से तेल कम खरीद रहे हैं। और उनके बगल में एक बड़े पुराने वरिष्ठ रिपब्लिकन रिपब्लिकन सेनेटर खड़े हुए थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारत के राजदूत उनके साथ चिरौरी कर रहे थे। टकर लिंडसे ग्राहम। खालसो। हाँ, लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम। हाँ, जी जी, वो खड़े हुए थे। वो तो भारत के राजदूत के जब घर गए तो वो चिरौरी कर रहे थे कि हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, अब आप हमारी राष्ट्रपति से सिफारिश कर दीजिए। अब दूसरे दिन उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी जी आ, मेरे शपथ ग्रहण समारोह के बाद या उससे उसके इसके दौरान मुझसे गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि मुझे बुला लीजिए अपने पास मिलने के लिए। तो ये सब जो हो रहा है, वो आखिरकार मोदी जी की प्रतिष्ठा को कहां ले जा रहा है, और इससे क्या फर्क पड़, कौन सा भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है कि मोदी जी के जो कट्टर समर्थक हैं वो इसको देख के चौंक रहे हैं, और मोदी जी आखिरकार चुप क्यों हैं? अगर वो पलटकर डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा जवाब दे देंगे तो उससे भारत का और क्या नुकसान हो जाएगा, इतना डोनाल्ड ट्रंप पहले ही से कर चुके हैं। अभय जी, हम्म, अभय जी, इस मुद्दे पर पक्ष लेना मेरे लिए दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है मुझे। जैसे कि आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में बोला कि हमारे प्रधानमंत्री का अवमानना हमारी अवमानना है, बिल्कुल। समस्त भारत की अवमानना है। हम्म, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमको परेशान क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हम्म, क्योंकि वो स्वयं बहुत परेशान है। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है एप्स्टीन फाइल से। हम्म, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज के दिन में कई बार ये उसको बुलाता था। शुरू शुरू में जब ये बना था राष्ट्रपति अमेरिका का, तो मैंने एक जगह कहा था, मैंने कहा भाई ये अंतरराष्ट्रीय पॉन्टी चड्डा है। ही इज अ रियल एस्टेट मैन, ही इज अ लैंड शार्क। और जहां जहां इसको कोई खनिज पदार्थ या कोई सोना या कोई रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं या तेल। मेटल्स में या तेल, तो वहां वहां इसकी नजरें जा रही हैं। ये वो नरभक्षी है जो हर जगह पूरे समस्त दुनिया में आज के दिन अराजकता फैलाए हुए है। जो उसने किया है वेनेजुएला में, ये बात सच है कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति जिसको पदच्युत किया गया वो डिक्टेटर था। उससे अपने देश के लोग बड़े नाखुश थे, लेकिन उसको जिस तरह से हटाया, वो अमेरिका की जितनी भी इतिहास है उस इतिहास के विरोध में। इसने 19वीं शताब्दी की एक डॉक्ट्रिन निकाली है, मनरो डॉक्ट्रिन। और मनरो डॉक्ट्रिन जो है उसके चलते ये चाहता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो यूरोपियन पावर्स हैं उनका कोई हस्तक्षेप ना रहे। ये समझता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जैसे कि लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री जो हैं वो इसके पिछवाड़े में है, और उस पर एक छत्र कंट्रोल जो है अमेरिका का रहे।
अपनी ये धौंस को स्थापित करने के लिए बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट टारगेट फॉर हिम। वो सॉफ्ट टारगेट बन गए। कहां तक उसकी नहीं, विरोधी एक बीच में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं, माफ कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता के सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए बेताब हैं। एप्स्टीन फाइलों से उनका ग्राफ नीचे गया था, बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका, मैं सहमत हूं। और वेनेजुएला पे जो उन्होंने हमला किया, उसके पीछे एक ये भी कारण है, वेनेजुएला का तेल हड़पना भी कारण है, मतलब कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा बड़ा कारण है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को क्यों मार रहा है भाई? वो सॉफ्ट टारगेट है। उसको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री आजकल जिस तरह से दुनिया तकसीम की है अपने दिमाग में और अपनी रणनीति में, डोनाल्ड ट्रंप ने उस तकसीम दुनिया में भारत की जो पैठ होनी चाहिए वो आज के दिन नजर नहीं आ रही है। वो चाह रहा है, और ये माना जाता है और ये सीरियस एनालिसिस है, कि वो चाह रहा है कि दुनिया को छत्रपों की तरह विभिन्न फीफडम्स में तकसीम कर ले। और उसका अपना जो फीफडम है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, एज पर द मॉन्रो डॉक्ट्रिन ऑफ द 19th सेंचुरी, कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी मेरे पिछवाड़े में किसी भी मोनार्क को प्रॉप अप नहीं करेगा, किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज नहीं करेगा, जो यूरोपियन कंट्रीज करती थी, फ्रांस वगैरह जो करते थे वहां। लेकिन अब वो वहां पर जो तकसीम किया है उसमें शायद उसके दिमाग में यह है कि चीन ताइवान ले ले, रूस जो है यूक्रेन ले ले, मैं अपना जो मेरा निर्धारित स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बनाए रखूं। देखिए, ये शॉर्ट टर्म गेम डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है और इससे वही जीत सकता है जो लंबी रेस का घोड़ा होगा। और इसलिए इसके साथ मुचेटा करना कोई उचित नहीं है आज के दिन। हालांकि जिस तरह से हमारी सरकार ने हैंडल किया है इस क्राइसिस को, वो काबिल तारीफ नहीं है। इट इज ह्यूमिलेटिंग फॉर इंडिया, फॉर यू, फॉर मी, फॉर द एंटायर कंट्री। और इसलिए आज जो हो रहा है हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और वो कह रहा है कि हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए थे और टाइम पे वो सप्लाई नहीं हो सके, और मोदी जी कॉल मी सेड कि ना मी टू, इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को वो एक याचक की तरह प्रस्तुत कर रहा है और उसके चलते समस्त भारत के गिरेबान में वो हाथ डाल रहा है। और उसने ना सिर्फ भारत के गिरेबान में हाथ डाला, उसने पूरा यूरोप जो है उसको लाइन में लगा रखा है। यूरोप की बिल्कुल उसके मन में कोई इज्जत नहीं है आज के दिन, और वो समझता है कि यूरोप जो है उसके बिना एग्जिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता यूरोप। और पूरी नेटो जो अलायंस है उससे उसने पंगा लिया है, उससे उसने दुश्मनी मोल ली है। ये एक बड़ा ही अनफोल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को जब वो पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हो जाता, अभय जी, हम और आप किसी पुख्ता निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज के दिन का जो निष्कर्ष है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, उसकी मागा अलायंस में मतभेद पैदा हो गए। मार्जरी टेलर ग्रीन जिसने अभी कांग्रेस से रिजाइन किया, उसका क्या उलाहना थी, उसकी क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाराजगी है? एप्स्टीन फाइल ने दिखाई उसमें। एप्स्टीन फाइल वो शाया नहीं कर रहा है, उनको सामने जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है। और उस मुद्दे पर उसने कल, उसका लास्ट डे था, वर्किंग डे एज ए कांग्रेस वुमन, और उसको धमकियां मिल रही हैं। उसी तरह स्टीव बैनन, टकर कार्लसन, ये सब लोग जो हैं, जो एक समय में पुरजोर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पक्ष में बोलते थे, आज के दिन आहिस्ता से बोल रहे हैं या चुप है या नाराज हैं। तो ये जो क्राइसिस डोनाल्ड ट्रंप का है, वो क्राइसिस हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश को, यूरोप को, वहां के जो हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट हैं उनको छोटा दिखाकर वो शो करना चाहता है कि अभी भी उसका जलवा इस दुनिया में है। लेकिन उसका जलवा, जहां तक मेरी रीडिंग है अभय जी, उसका जलवा जो है उसका सूर्य अस्त हो रहा है। और जब इनका मिड टर्म इलेक्शन होगा और जब ये कांग्रेस में मेजॉरिटी लूज करेगा, ही विल बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट। जब तक हमको इंतजार करना चाहिए। नहीं, अब सवाल इस बात का है कि अभी तक मोदी जी ने जो रवैया अख्तियार किया है, आपने भी अपनी नाखुशी जाहिर की कि भारत सरकार ने ठीक से नहीं उसको हैंडल किया। अगर ये जब लेम डक प्रेसिडेंट भी जब ये हो जाएंगे, तब भारत सरकार क्या करेगी
भाई भारत सरकार कम से कम आज की तारीख में जब वो अपने आप को बहुत फन्ने खां दिखाने में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, कम से कम उनको स्पष्ट रूप से ठोस भाषा में ये तो कह ही सकती है कि आपको हमारे बारे में इतनी उल्टी-सीधी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा ठेका नहीं रखा आपको खुश करने का। ये क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे दिक्कत की बात ये है ना कि वो सबूत भी दे रहा है ना। वो देखिए केवल बात यही नहीं, वो केवल मोदी जी का अपमान ही नहीं कर रहा है। वो सबूत भी दे रहा है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये मेरे सामने गिड़गिड़ाए और लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं, अभी जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय राजदूत मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। भारतीय राजदूत कि कौन है? वो तो भारत सरकार का प्रतिनिधि है। देखिए भारतीय राजपूत उनके पास सामने गिड़गिड़ा रहा था हुँ, और साथ में ये भी क्या बंद कर हुँ, दिया। देखिए इस हुँ, सब के चलते आज के दिन ये लग रहा है कि भारत ने अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी हुँ, में रखे हुए हैं और हुँ, अमेरिका इज नॉट प्रूविंग टू बी अ रिलायबल फ्रेंड, अमेरिका इज नॉट प्रूविंग बिल्कुल। टू बी अ लॉन्ग टर्म अलाय। और ये तो इतिहास ने हमको बताया था कि अमेरिका ने वक्तन बवक्तन हम लोगों को दगा दिया है। हम हुँ, तो बांग्लादेश का जो लड़ाई थी उसको तो सब जानते हैं, जहां पर उसने अपना तैयारा भेज दिया था हमको हुँ, डराने के लिए, हुँ, लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसा होता है अभय जी कि जैसे हमारा फॉरेन ऑफिस है, उसकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है हुँ, और उस मेमोरी में बड़ी चीजें साफ तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं कि हुँ, पिछले क्राइसिस में हमने कैसे हैंडल किया, किस बड़ी बात। और मैं समझता हूँ हुँ, डिफरेंस है दैट इज कि पहले हमने कैसे इन लोगों से हैंडल किया, हम इनके साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं। ऐसे हम तो उनकी आज के दिन दया दृष्टि पे लग रहे हैं कि हम उनकी दया दृष्टि पे पड़े हुए हैं। अब देखिए जब नाराजगी दिखानी थी हुँ, तो फट से हम तेंजिंग चले गए हुँ, और चीन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। हुँ, कभी हम तेल खरीद रहे हैं, कभी नहीं खरीद रहे हैं। पुतिन साहब आए, उनको हमने अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन उसको उसके एवज में कुछ दिया हमने। देखिए आज के दिन पुतिन के लिए सबसे सर्वप्रथम जो उसका एजेंडा है वो ये है कि यूक्रेन के साथ जो उसकी वॉर है उसमें वो जीते और टेरिटरी हासिल करे, वो टेरिटरी हासिल करे जो उसके बॉर्डर्स के साथ लगती है, ताकि जो नेटो अलायंस है उसके ज्यादा नजदीक ना जाए उसके बॉर्डर्स के, जिसके चलते उसकी सुरक्षा को खतरा हो। नेटो अलायंस से झगड़ा है उसका। अब आज के दिन ना सिर्फ पुतिन का झगड़ा है, आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप का भी झगड़ा है नेटो अलायंस के साथ। हुँ, जिस तरह से वो यूरोपियन पावर्स के साथ फेस कर रहा है, इस पूरे मुद्दे पर हमारे देश में कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो विपक्ष को के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती। क्या आप समझते हैं कि आज के दिन अगर सरकार रीच आउट करेगी कांग्रेस पार्टी को, जिसने इतने लंबे समय तक फॉरेन पॉलिसी चलाई और अच्छे तरीके से चलाई, हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम भी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही थी, अब जैसे देवयानी खोबरागाडे का जो प्रकरण था अगर आपको याद हो तो, जी, जी। हमारी जो फॉरेन सर्विस की अफसर थी, हुँ, जिसके जो कि डिप्टी काउंसिल जनरल थी शायद न्यूयॉर्क में, हुँ, और उसमें कोई उसके खिलाफ केस हो गया था कि वो अपनी जो मेड सर्वेंट लेके आई थी, हुँ, इंडिया से ले गई थी, उसको सही पैसे नहीं दे रही एज पर द वेज लॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की अमेरिका ने, तो हमारी सरकार ने जितना भी सिक्योरिटी लगी हुई थी सुरक्षा के लिए उनकी एम्बेसी की, विड्रॉ कर ली। हुँ, वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, हुँ, जिसको कि बीजेपी मनमोहन सिंह बोलती है, हुँ, मिस्टर क्वाइट। हुँ, आज के दिन मोहन कौन है भाई? हुँ, देखिए ऐसा है कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, श्योर। और शायद उसी के चलते अभय जी हमारी सरकार जो समस्त भारत की नॉलेज और विजडम है फॉरेन पॉलिसी पे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। वो हुँ, सिर्फ अपने दिमाग से चल रही है, फॉरेन पॉलिसी चला रही है। उसको बात करनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने माजी में फॉरेन पॉलिसी हैंडल की है। हुँ, उन्होंने अपने लोग साइड करके बिठाए हुए, यशवंत सिन्हा जैसे लोग।
उन्होंने कभी अरुण शौरी से बात की है क्या? उनके पास खुद के पास अपना विजडम है, अगर वो विपक्ष के पास नहीं भी जाना चाहते। लेकिन मैं समझता हूं ऐसे समय में जो क्राइसिस होता है किसी भी मुल्क का, वो साझा क्राइसिस होता है। इसीलिए आज मैं जो आपसे वार्ता कर रहा हूं और आप भी जो वार्ता कर रहे हैं वो सकुचा के कर रहे हैं। आप कोई भाला तान कर या बंदूक तान कर सरकार के प्रति नहीं कर रहे हैं। आप वरीड हैं, आप चिंतित हैं कि हमारे देश के रसूख का क्या हाल है आज के दिन, जिसके प्रधानमंत्री को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि वो अमेरिका की बैक एंड कॉल पे है। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी can ever be at the beck and call of any other country, because we are a sovereign democracy and we are the world's largest democracy। और इस बात को असर्ट करते हुए और डोनाल्ड ट्रंप को जताते हुए कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आप हो सकते हो, लेकिन आज के दिन दुनिया का सबसे अनभिज्ञ लोकतंत्र आप लग रहे हो। जी, मैं ये कल्पना करने पर मजबूर हूं विनोद जी कि मान लीजिए मोदी जी पलटकर डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा जवाब दे देते हैं। कड़ा जवाब, वो सही जवाब होगा, मैं कड़ा नहीं कहूंगा, सही जवाब दे देते हैं जिसकी डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं उस जवाब के, उनको मिलना चाहिए जवाब, इसका उसी काबिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत का और क्या ज्यादा नुकसान कर देंगे? उन्होंने पहले से ही 50% टैरिफ लगाकर भारत अमेरिका के बीच में जो वाणिज्य होता था उसकी कमर तोड़ दी है उन्होंने पहले से ही। अगर वो 25% टैरिफ और लगा देंगे उससे और क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत और अमेरिका का जो वाणिज्य है, व्यापार है, वो भारत के टोटल जीडीपी के का 1 से 1.5% है, इससे ऊपर नहीं है। तो 1 से 1.5% जीडीपी के लिए जो पहले से ही इसकी दुर्गति हुई पड़ी हुई है, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? मैं अमेरिका से संबंध खराब करने की बात नहीं कह रहा हूं भाई, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी सोचिए, जिस तरह से हमारे पास ऑप्शन होते थे पहले, आज के दिन वो ऑप्शन नहीं है। वो हमने अपनी लैक ऑफ फोरसाइट के चलते वो ऑप्शन शायद हमने वीक कर लिए। हमारा अब ऑप्शन रूस सबसे प्रथम ऑप्शन होता था, पुराने जमाने में सोवियत यूनियन सबसे प्रथम ऑप्शन होता था, और उसके चलते अगर हम वॉर भी वेज करते थे पाकिस्तान के खिलाफ और उसकी दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, जब भी यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास एक ऐसा अश्योर्ड वीटो था जिसके चलते हमको अमेरिका या चीन जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं सकता था। लेकिन क्या आज के दिन वो जो वीटो है वो आज के दिन उतनी मजबूत है? क्योंकि पुतिन को भी डोनाल्ड ट्रंप उतना ही चाहिए जितना हमको पुतिन चाहिए, उसको यूक्रेन में चाहिए, और हमें यहाँ पर जो हस्तक्षेप हो रहा है उसके खिलाफ चाहिए। उसी तरह से जो चीन है, चीन और अमेरिका, रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी है आज के दिन, और उसी तरह चीन और अमेरिका की जो पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है, और पाकिस्तान और अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज के चलते है, जहां पर पैसा हासिल करता है वो कुछ लोगों से वहां पर जिनके साथ उसने बिजनेस के संबंध बनाए हुए हैं। और उसी तरह से वेस्ट एशिया में अपनी न्यूक्लियर पावर के दम पे आज के दिन क्या बात हो रही है पूरे समस्त दुनिया में कि इफ यू वांट टू कीप अमेरिकन बुली एट बे, यू शुड हैव द न्यूक्लियर पावर, यू शुड हैव अ बॉम्ब इन योर बेसमेंट। वो अमेरिका, वो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास है, इजराइल के पास है, और वो नॉर्थ कोरिया के पास है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ कर सका बियॉन्ड पॉइंट के पुतिन नहीं कर सका, लेकिन वो पावर, वो बॉम्ब होते हुए अमेरिका, इंडिया जो है वो शायद अपनी जो उसकी इमेज है एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जिसके चलते हमको कुछ ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पे एक्सेस मिली और हमको वो शोहरत मिली और वो ओहदा मिला इन द कमिटी ऑफ नेशंस विद which are nuclear capable, nuclear powers, nuclear capable states, उनमें से हमारा शुमार होता है, और बावजूद इसके कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया है। तो देखिए, ये जो पुरानी कमाई है
ये इनकी कमाई नहीं है जो आज की सरकार है उसकी कमाई, ये पहले की जो सरकारें हैं उनकी जो साझा कमाई है, और उसमें अटल जी भी शामिल हैं। वो नहीं, वो लुटाना नहीं चाहती शायद आज के दिन ये सरकार, और यहां तक तो इसका विजडम सही है, लेकिन कोई इसको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री के डेस्क पे द बक स्टॉप्स देयर, तो प्रधानमंत्री को तो स्वयं तो इस पे कुछ कहना नहीं चाहिए, और ना सिर्फ ना फॉरेन मिनिस्टर को कहना चाहिए, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बुलवाया जा सकता है इस मुद्दे पर, हमारे होम मिनिस्टर से बुलवाया जा सकता है इस मुद्दे पे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से बुलवाया जा सकता है इस मुद्दे पे, और बाहैसियत लोकतंत्र एक रेजोल्यूशन पास करवाया जा सकता है हमारी पार्लियामेंट में। लेकिन वो सब करने के लिए एक पॉलिटिकल जेनरोसिटी, सैगैसिटी जो होनी चाहिए, वो आज की ये सरकार दिखा नहीं रही। विपक्ष के साथ मिलकर ही हो सकता है सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। अब इस जो कमजोरी दिखाई मोदी सरकार ने, इसका एक और बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, जो एशिया प्रशांत इंडो पैसिफिक है, इसमें भारत का ये दावा था कि भारत इसमें थोड़ा चौधरी बनकर उभर सकता है। इसी चीज को वो विश्व शक्ति बोलते थे, और भारत क्या विश्व शक्ति बनेगा? ना आपकी अर्थव्यवस्था इस काबिल है, ना आपकी मिलिट्री इस काबिल है, तो आप विश्व शक्ति क्या बनेंगे? तो जो कुछ विश्व शक्ति का जो ढकोसला था या दावेदारी थी, वो सारी की सारी इंडो पैसिफिक एरिया ही में तो थी। यहां पर अमेरिका ने और चीन ने भी जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, जिस तरह पाकिस्तान को शह दी है, जिस तरह नेपाल को शह दी गई है, जिस तरीके से पूरे दक्षिण एशिया के दूसरे देशों को भारत के खिलाफ शह दी गई है, उससे भारत की ये दावेदारी बहुत कमजोर हो गई है, ना के बराबरी रह गई है। देखिए, ऐसा है, नुकसान हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी उसकी ताल ठोकने की जो आदत है वो है। डिप्लोमेसी में विक्ट्रीज हैव टू बी केप्ट अंडर रैप्स, जीत को छुपा के रखना पड़ता है। यहां पर बिना जीते ही दावा बोल देते हैं, यही अपनी बड़ी बड़े दावे कर देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, यू टू गेन एन इंच एंड शो अ माइल, 1 इंच आगे बढ़ते हैं, ऐसे दिखाते हैं हम 1 कोस आगे बढ़ गए। डिप्लोमेसी राजनीति नहीं है, डिप्लोमेसी बिहार नहीं है, डिप्लोमेसी दिल्ली नहीं है, हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। डिप्लोमेसी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बराबर के मजबूत लोग हैं, आपसे ज्यादा मजबूत लोग हैं, और अगर वो आपको घेर लेंगे ग्लोबली तो आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। मे बी आज के दिन जो हमारा रसाकशी बांग्लादेश के साथ हो रही है, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बांग्लादेश को आप गाजा बना दो, और जब उस वक्त कहते हैं जब हमारे माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बांग्लादेश गए हुए हैं रिश्ते सुधारने के लिए, कि भाई इलेक्शन के बाद, फरवरी में इलेक्शन है अभय जी उनके यहाँ, और अगर फरवरी के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में आ जाती है और उसके साथ हमारे रिश्ते वैसे ही रहते हैं, तंज रहते हैं, खराब रिश्ते रहते हैं, तो उसके बाद हमारा एक जो इंदिरा गांधी तकसीम करके एक बड़ा हिस्सा इंडो पाक बॉर्डर का सिक्योर करके गई थी, रिलेटिवली, पूरी तरह से नहीं हुआ था कभी वो सिक्योर, वो जो बड़ा खिता है वो फिर से प्रज्वलित हो जाएगा, फिर सराते इन्फ्लेम हो जाएगा दोबारा। और बीएनपी जो है वो जो आज के उनके केयर टेकर नहीं होगी, बीएनपी जो है वो भी बड़ी नेशनलिस्ट फोर्स है वहां पर, और कम्युनल नेशनलिस्ट फोर्स है। खालिदा जिया हमारे जो इलेक्शन फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जा कहा कि हमारे जो आने वाले वक्तों में हमारे रिश्ते जो हैं उस तर्ज पे आगे बढ़ाए जा सकते हैं जिस तर्ज पे खालिदा जिया ने स्थापित किए। आई एम सॉरी, खालिदा जिया के टाइम हमारे बहुत खराब रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ, पर चूंकि वो उदय होता हुआ सूरज है तो उसको तो सलाम करना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में यही है कि a rising force has to be recognized and befriended, लेकिन हमारी जो इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और उसमें शुभेंदु अधिकारी जैसे सेकंड रैंक लीडर्स भी एक फैक्टर बन जाते हैं इंटरनेशनल एक्शंस के चलते, और ये हुआ, और इतनी पश्चिमान करने वाली बात थी।
उसी तरह से जो वहां पर जो अटैक्स होते हैं हिंदुओं पे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना जरूरी है। लेकिन उसको मॉब्स के लिए एक इशू बना देना, वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये हिंदुस्तान में जो मॉबोक्रेसी चल रही है और जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है आज के दिन भारत के कई रीजन्स में, और आजकल खासकर वेस्ट बंगाल में, जहां पर इलेक्शन समझ के देखिए, आप इलेक्शन जीत सकते हैं लेकिन उसके चलते आप देश को हरवा सकते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या, हमने पिछली चर्चा में भी हमने डिस्कशन की थी कि जो इंडो पाक फ्रेंडशिप सीरीज थी क्रिकेट की, उन्होंने कहा मैं रोकूंगा नहीं। वो हुई 2003 में हुई, 2004 में इलेक्शन थे, वो आदमी डरा नहीं। इस बात पे झिझका नहीं कि यहां कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे इलेक्शन प्रोस्पेक्ट पे क्या होगा। असली राष्ट्रवाद वो है, ठीक बात, जो उन्होंने दिखाया। राष्ट्रवाद की परिभाषा रीइन्वेंट करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, अपने लिए और देश के लिए। और इस तरह से जो आपने यू लेट लूज पब्लिक फोर्सेस जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और आज के दिन क्या हो रहा है भारत में कि बाकी तो मॉब्स तो शोर मचा रहे हैं, मॉब्स तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको विवश होकर चुप होना पड़ रहा है। और मैं आज के दिन मैं उनकी वेदना समझ सकता हूं। जिस आदमी ने अपनी पूरी इमेज, पूरी ब्रांड वैल्यू एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बनाई हो, आज के दिन दैट प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग शॉर्ट चेंज्ड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। शॉर्ट चेंज्ड डे इन एंड डे आउट। ये बदकिस्मती है, उनसे ज्यादा हमारी बदकिस्मती है। हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, हम अंदर भारत के उनके साथ 20 बातों पे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर्स और ऐसे मुद्दों पर हमको उनके खिलाफ, उनके विरोध में कुछ कहने में झिझक होगी, बावजूद इसके कि कई मुद्दों पर हम उनको कमजोर। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, आपने ठीक ही कहा। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिरकार उनकी इस चुप्पी का कारण क्या है, वो अपने आप को शॉर्ट चेंज क्यों करवा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनके ऊपर तरह तरह का तिरस्कार और अपमान उनके ऊपर फेंका है, उन पर थोपा है, मोदी जी उसको स्वीकार क्यों कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि मोदी जी के बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। जिन मंत्रियों के आपने नाम लिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब लोग बड़ी मजबूत भाषा में, विदेश मंत्री भी नहीं, विदेश मंत्री भी नहीं, रक्षा मंत्री, सबसे बड़ी बात तो आपने ये लोग बोले, और होम मिनिस्टर बोले कि संसद में विपक्ष के साथ सहयोग करें, आप रेजोल्यूशन पास कीजिए, करें, अरे वो आम सहमति निकालें और पूछेगा इसके खिलाफ। वो पूछेगा तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ पूछेगा, उस पर गुस्सा जताएगा, तो हम पलट के उसको पूछ सकते हैं, कैन यू कंट्रोल योर कांग्रेस द वे यू एक्सपेक्ट अस टू कंट्रोल अवर पार्लियामेंट। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में विभिन्न आवाजें उठती हैं और उन आवाजों के चलते हमको a stage comes in the life of nations and national leadership that when you have to stand by the side of public sentiment, और ऐसे मुद्दे पर जहां पर लोगों को लग रहा है कि भारत की छवि, भारत को छोटा करके दिखाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का हर बयान भारत को ऐसे बना दिया जैसे कोई हमको लैटिन अमेरिकन फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है। मतलब भारत पे हमला नहीं किया है वेनेजुएला की तरह अमेरिका ने, बाकी सब कुछ कर दिया है। एक तो टैरिफ के मिसाइल दाग चुका है हमारे ऊपर, वो इकोनॉमिक मिसाइल तो दाग ही चुका है अमेरिका हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है, भारत का मजाक उड़ता है चारों तरफ। ये सब बंद होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये चर्चा हम और आप बड़े व्यथित होकर कर रहे हैं। बिल्कुल व्यथित हम इसलिए हैं कि हमको ये लगता है कि भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट जो हमारे हैं आज के दिन कमजोर हाथों में लग रहे हैं, जहां तक अमेरिका का सवाल है। और वहां पर भारत सरकार को मजबूती दिखानी चाहिए। उसको झगड़ा नहीं करना है, उसने कोई बम नहीं दागना अमेरिका पे, उसको जताना है कि हो सकता है कि तुम ऑटोक्रेसी बन गए हो डोनाल्ड ट्रंप के तत्वावधान में, हम नहीं है, हम अभी भी डेमोक्रेसी है।
and we have an alive and organic parliament जो कि सवाल पूछती है, और आप दीजिए इज्जत, अपने विपक्ष को इज्जत दीजिए। आज अगर अपने विपक्ष को इज्जत देके कुछ बातें आप कह देंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप इज्जत कमाएंगे उसके एवज में, भारत के लिए और अपने लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बेहतरीन विश्लेषण। हम लोग फिर मिलेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ पे रुकने वाली है। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ कहेंगे, फिर एक खबर बनेगी और फिर से हम लोग इस विषय को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, विनोद थैंक जी। यू, थैंक यू।